हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि ये धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट होते चल रहा है और हम पॉलिटी का जो सीरीज है वो देखते चल रहे हैं, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो जैसा कि अभी तक 27 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब हम स्टेट में जाएंगे। तो अब स्टेट में जाएंगे, उसके बाद हम स्टेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल को तो हमने देख लिया है। अब उसके बाद हम आएंगे यूटी को देखेंगे, यूनियन टेरिटरी जो होती है केंद्र शासित प्रदेश, उसको देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे। उसके बाद हम न्यायपालिका और उसके बाद जो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन होता है। उसके बाद हम आएंगे जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे गाइस। तो ये है, देखिए हमारा जो स्टेट है, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर हम बोलते हैं इसे, और ये भाग 6 में है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ये। और आर्टिकल 168 से लेके 212 तक देखेंगे। तो इसमें राज्यपाल हमने तो देख लिया है। तो अब हम इसमें विधानमंडल जो है, विधानमंडल की संरचना वगैरह देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जो विधानसभा है और विधान परिषद है, ये सब चीजें यहाँ पे हम देखेंगे इसमें। तो जैसा कि सेंटर में होता था कि द्विसदनीय है, बिल्कुल वैसा ही हमने अपने स्टेट में भी अपनाया है। तो जैसे कि सेंटर में द्विसदनीय होता है, तो किसी किसी में हमारा द्विसदनीय स्ट्रक्चर है जिसमें 2 सदन है और किसी किसी में 1 सदन है। तो ये मैंने यहाँ पे बना भी दिया है कि ये 1 सदनीय जो है, तो जो 1 सदनीय है वो ऐसे है, देख ले इसमें। तो इसमें ये पूरे मेंबर होंगे इसमें, और एक अध्यक्ष होंगे और ऊपर राज्यपाल होंगे। तो जिस स्टेट में 1 सदनीय, मतलब कि जैसा सेंटर में है कि राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, वैसे अगर स्टेट में बस, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में अगर बस विधानसभा ही होगी तो वो स्ट्रक्चर ऐसे होगा 1 सदनीय, और जो 2 सदनीय है वो ऐसे होगा। तो ये आप देख लें। तो उसमें मर्जी स्टेट की है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो जैसा कि सेंटर में प्रेसिडेंट होते थे, तो राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर है, तो इसमें कुछ भूलने की आप लोगों को जरूरत है नहीं इसमें। और जो द्वितीय सदन है, इसको वरिष्ठ सदन हम बोलते हैं। विधान परिषद होता है तो द्वितीय सदन होता है, और एक होता है विधानसभा जिसमें द्विसदनीय स्ट्रक्चर है। तो ये काफी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है। तो आर्टिकल 168 में है ये, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जो मान लीजिए जो भी सदन होते हैं तो उसमें अध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा में अध्यक्ष होंगे और जो विधान परिषद है उसमें सभापति होंगे। तो जैसा कि सेंटर में राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति होते थे, वैसे ही जो राज्य में द्विसदनीय है तो उसमें जो विधान परिषद है उसमें जो अध्यक्ष होंगे उसको हम सभापति बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी मैं बता दूं कि जैसे वहां पे तो वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सदस्य नहीं होना पड़ता था, लेकिन इसमें अगर विधान परिषद में सभापति बनते हैं इसमें जो भी सदस्य हैं, तो उनको इसका सदस्य होना पड़ेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो वहां पे सदस्य होना जरूरी नहीं है। तो वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के, लेकिन यहाँ पे जो विधान परिषद में जो सभापति बनेंगे उनको सदस्य होना जरूरी है इसमें। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो विधान परिषद है उनकी जो सेंटर में राज्यसभा है, तो उतनी पावर विधान परिषद को स्टेट में नहीं है। तो वो जब हम बिल वगैरह का कंपेयर करेंगे और इनसे भी कंपेयर करेंगे राज्यसभा और विधान परिषद में, तो वो भी हम देखेंगे कि आखिर में क्यों। तो संसद में दोनों सदन बराबर है। तो ये अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं माना जाता क्योंकि उतनी शक्ति इनको नहीं दी गई है यहाँ पे। तो ये आप आगे देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। और कोई विधेयक रोक नहीं सकते, तो इसी वजह से बोला जाता है कि इनको ज्यादा शक्ति है नहीं, क्योंकि कोई विधेयक ये रोक नहीं सकते। लेकिन राज्यसभा जो सेंटर में है वो कोई भी विधेयक रोक सकती है, बस धन जो मनी बिल होती है, धन विधेयक को छोड़ के बाकी कोई भी बिल वो रोक सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी देखते हैं कि उसमें सहमति लेनी होती है और दोनों सेपरेट पास कराना होता है। संविधान संशोधन जो बिल होता है, और इसमें ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान नहीं होता है, और संविधान संशोधन स्टेट में नहीं होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पे। और जो ये द्विसदनीय है वो 7 स्टेट में ही है द्विसदनीय अभी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। और जम्मू कश्मीर का अभी देखिए क्या होता है वहां पे, अभी तो चल ही रहा है जो होना है, तो उसके बाद हम देखेंगे इसमें। तो अब हम देख लेते हैं मेनली, अगर हम कंपेयर कर लेंगे विधानसभा और विधान परिषद में तो आधा चीजें कंप्लीट हो जाएगी और प्रोविजन भी हम जान लेंगे। और जो क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूजन वाले, तो आप जब कंपेयर हुआ रहेगा तो आप इजी वे में समझ के वहां पे आंसर कर सकते हैं। तो ये है विधान परिषद और ये विधानसभा, इधर मैंने लिख दिया है। अब हम इसको मेनली कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, और आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा ये। तो अब जो विधान परिषद है उसके गठन का हम देख लेते हैं। मेनली यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो गठन विधानसभा, जो ये विधानसभा होती है, विधानसभा
यही गठन के लिए बोलती है विधान परिषद के, तभी जाके विधान परिषद का गठन होता है। ये एक संकल्प पास करते हैं, रेजुलेशन जिसे हम बोलते हैं, और ये जो विधानसभा रेजुलेशन पास करेंगे वो उपस्थित और मतदान के 2/3 मतलब जो मैंने बहुमत पढ़ाया था तो वहां पे आप देख सकते हैं, तो जितना उपस्थित होंगे उनके मतदान का 2/3 होना चाहिए और प्लस बहुमत, मतलब सदस्य संख्या मान लीजिए कि 200 है सदन की, विधानसभा में 200 सीटों पे चुनाव होता है तो उसका आधा तो आना ही चाहिए, और जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 भी होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन होता है इसमें, तो ये आप समझ लीजिए। और आर्टिकल 169 के तहत ये होता है, और जब ये संकल्प इतने बहुमत से पास कर देंगे तो फिर ये जाएगा संसद के पास, और संसद साधारण बहुमत से पास करती है तो जाके विधान परिषद क्रिएट होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि संसद पे बाध्यकारी है कि नहीं, तो ये समझ लीजिए कि संसद बाध्य नहीं है कि अगर ये संकल्प पास करके दे देते हैं तो वो बनाएगी ही बनाएगी। उसके बाद संसद का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया, वो कितना दिन बाद बनाए नहीं बनाए ये उनकी मर्जी है। और सेम समाप्त के लिए भी, और ये अमेंडमेंट नहीं होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जब जो मैंने स्टेट का बताया था कि स्टेट का भी जो नाम बाउंड्री वगैरह चेंज होता है तो वो भी अमेंडमेंट नहीं होता है, तो ये भी स्टेट में जब विधान परिषद बनाया जाएगा तो ये 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, और संसद यहाँ पे बाध्य नहीं है, और समाप्त भी करने का सेम ही संकल्प पास करके वो देगी तो जाके संसद समाप्त करेगी। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं विधानसभा का। तो विधानसभा में योग्यता अब हम देखेंगे, तो इसमें आर्टिकल 173 के तहत योग्यता दिया हुआ है। तो योग्यता अब हम देख लेते हैं कि योग्यता क्या है आखिर में इन लोगों का, जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी योग्यता क्या होना चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो पहला नंबर है उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो कंपलसरी है, तो ये आप लोग हमेशा ही ध्यान रखिएगा। और इनका जो होता है कि शपथ अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है, तो जो शपथ है वो अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है, और इनको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की 30 वर्ष है। तो इन लोगों के जो सदस्य हैं उनकी आयु सीमा 30 वर्ष है, और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी आयु सीमा 25 वर्ष है। तो जैसा कि राज्यसभा में भी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपकी, तभी आप जाके राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, वैसे ही विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु पूरी करनी है। तो माइनली इन लोगों को कम पावर दिया है क्योंकि यह सेकेंडरी हाउस है, और जो राज्यसभा है वो सेकेंड हाउस है, और कुछ तो संसद कानून बनाएगी, और जो भी कंडीशन और बनाना होगा तो उस पर अब संसद कानून बनाएगी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए और कैसे इनकी सदस्यता बनाई जाए। अब और भी कंडीशन जो भी है वो संसद बनाएगी कानून के तहत, जरूरत होगी तो। और अब हम विधान परिषद में देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 171 है इसमें दिया गया है कि विधान परिषद के सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, और कम से कम 40 नहीं हो सकते। तो जो विधानसभा सदस्य, जो मान लीजिए कि जैसे यूपी में 403 विधानसभा सदस्य की सीटें हैं, तो उसका 1/3 जो होगा उससे ज्यादा सदस्य नहीं बन सकते विधान परिषद के, और जो कम हो सकता है तो वो कम से कम 40 से कम भी नहीं हो सकते। लेकिन इसमें भी अपवाद है बहुत जगह, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में ही अपवाद था कि विधान परिषद की सीटें 36 थी, और जो विधानसभा है उसकी अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं। तो हाईएस्ट यूपी का है जो अभी हम देखते हैं कि 403 है। तो इसमें प्रोविजन है कि विधानसभा जो सीट है वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, और न्यूनतम जो है कम से कम 60 होनी चाहिए। तो इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं हमारे तो उनमें अपवाद है। जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं तो उसमें 60 से भी कहीं कहीं कम हो जाती है। तो जैसे कि मिजोरम ही है तो उसमें ही 40 है, और चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होती है। और विधान परिषद का जो चुनाव होता है तो ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता। तो जब मैं चुनाव बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है, लेकिन इसमें जनता डायरेक्टली चुनती है, और इसमें अग्रता ही विजेता होता है। तो जो जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है इसमें, इसी को हम अग्रता ही विजेता बोलते हैं। तो जब हम चुनाव देखेंगे तो निर्वाचन आयोग में उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कितने टाइप से चुनाव होते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि जो ये विधान परिषद है इसकी संरचना क्या है, मतलब कि इसके सदस्य जो चुन के आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे चुनाव होता है और कितने लोग आते हैं, ये जानना जरूरी है। और ये आर्टिकल 173 में दिया गया है। तो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, मतलब नॉमिनेट किया जाता है। 1/6 सदस्य हैं, मतलब जितने सीटें हैं उनके 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करता है उसमें। और विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचन किया जाता है 1/3 सदस्य को। तो 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे, मतलब इलेक्शन के थ्रू। और जिला स्तर की पंचायत तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। तो जिला स्तर की और पंचायत तथा
नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। और माध्यमिक स्तर के पिछले 3 वर्ष में से पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा 1/12 सदस्य। तो शिक्षक द्वारा और शिक्षक भी आ सकते हैं इसमें, तो 1/12 सदस्य ये आ सकते हैं ये लोग। और स्नातक जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट वो 3 साल पहले कर चुके हो, मतलब 3 साल पहले कर चुके हैं उनके द्वारा, या फिर जो कर चुके हैं वो आएंगे। कोई भी वोट कर सकता है इसमें, मतलब चुने जा सकते हैं। तो 1/12 सदस्य ये आएंगे उसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे इलेक्शन है इसमें विधान परिषद का। और जो राज्यपाल है वो जो 6 सदस्य यहाँ पे नामित करता है। और वहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में करते थे तो वो 12 सदस्य को नॉमिनेट करते थे, लेकिन यहाँ पे जितनी सीटें होंगी उसका 1/6 सदस्य राज्यपाल नॉमिनेट करेगा। और इनका जो क्राइटेरिया है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा और सहकारी आंदोलन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। तो वहाँ पे जो था राज्यसभा में कि सहकारी आंदोलन, जो कोऑपरेटिव आंदोलन होते हैं, वहां से लोगों को नहीं चुना जाता था, लेकिन यहाँ पे है कि कोऑपरेटिव आंदोलन से भी लोगों को चुना जा रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन माइनर डिफरेंस से पूछा जाता है, यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान। और जो विधानसभा होते हैं उनके एक सदस्य आंग्ल भारतीय, जो कि मैंने बता दिया है एंग्लो इंडियन, उनको राज्यपाल चुनते थे। तो जैसा कि ये प्रेसिडेंट चुनाव में वोट नहीं करते थे, तो ये भी मैंने बताया था आपको कि क्यों, क्योंकि राज्यपाल को प्रेसिडेंट चुनते हैं और प्रेसिडेंट इनको चुनते हैं, तो ये वोट उनको कर सकते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को वोट करने की मनाही थी वहां पे। और अब तो ये समाप्त हो गए, तो बस आपको ये जानना जरूरी नहीं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है विधानसभा में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आरक्षण भी है विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर आरक्षण भी है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। और संबंधित राज्य क्षेत्र में मतदाता होगा तभी जाके चुनाव लड़ेगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि एमपी का चुनाव होता था तो वो आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब लड़िएगा एमएलए का चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको राज्य क्षेत्र में मतलब मतदाता होना चाहिए कहीं का, तब जाके आप वहाँ किसी भी राज्य क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ये नहीं है कि कोई और स्टेट का आदमी आके इस स्टेट में चुनाव लड़ेगा। और पूरे सदस्य जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और विधान परिषद के शपथ राज्यपाल दिलाता है। और नियुक्त व्यक्ति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेते हैं। तो ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा का शपथ लेते हैं और इनको राज्यपाल दिलाते हैं शपथ। और जो सदस्य हैं वो बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो पद को रिक्त घोषित हो सकता है। तो जो एमएलसी और एमएलए सदस्य होते हैं तो अपनी, अगर जो सदन का बैठक चल रहा है और बिना बोले ये 60 दिन से अधिक अनुपस्थित हैं, आ नहीं रहे हैं सदन में, इनके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे इसे। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा जैसे सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो जैसा कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता था, वैसे ही यहाँ पे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इन्हीं के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। और सभापति सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उपराष्ट्रपति नहीं होते थे। तो ये मैंने बता भी दिया ऊपर की, जो राष्ट्रपति होते हैं वो, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे जो सदस्य होंगे सभापति विधान परिषद के, वो विधान परिषद के सदस्य होंगे ही होंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे आप। और इनमें जो विधानसभा होती है उनमें प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन अब इसमें है कि आर्टिकल 172 के द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा चुना जाता है। तो जैसा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है, तो जैसा कि वहां पे प्रेसिडेंट को चुना जाता था वैसे ही यहाँ पे चुना जाएगा। तो ये जब चुनाव पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें ये सब चीजें बताई जाएंगी, कैसे कैसे चुनाव होता है, कितने सिस्टम है और कौन कौन से देश में कौन कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, और ट्रू डेमोक्रेसी किस सिस्टम में मानी जाती है, कैसे चुनाव हो तो मतलब सच्ची जो डेमोक्रेसी आप बोलते हैं वो कौन से चुनाव को अपनाया जाएगा तो सही से लोगों को चुना जा सकता है। तो ये सब चीजें, बहुत सारा चीज अभी आएंगी जो निर्वाचन आयोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ब्रॉड टॉपिक, मतलब 2-3 लेक्चर लग सकते हैं। और आर्टिकल जो 173 है, 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष पे अवकाश होते हैं। तो जैसा कि राज्यसभा में होता था वैसा ही यहाँ पे भी सिस्टम अपनाया गया है। प्रत्येक जो 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष पे अवकाश होंगे और उतने सदस्य फिर से चुन के आते हैं। और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन कार्यकाल राज्यसभा जैसा ही हमने इसको कर दिया है। और विधानसभा में आर्टिकल 137 के तहत जो है
कार्यकाल 5 वर्ष का है। आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात या फिर राज्यपाल द्वारा कम समय में ही विघटित किया जाता है। तो मतलब 5 साल से पहले भी विघटित कर दिया जाएगा, और राष्ट्रीय जब आपात लगा हो, नेशनल इमरजेंसी, उस टाइम भी इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और अब हम देख लेते हैं कि बिल पे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। मेनली क्वेश्चन यहीं से आता है। तो जो धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो मतलब जो मनी बिल होता है वो पहले विधानसभा में ही रखी जाती है, ये विधान परिषद में नहीं रखी जा सकती। ये आप ध्यान में रखेंगे। मनी बिल पे जैसे कि वहाँ पे राज्यसभा को कोई पावर नहीं थी, यहाँ पे भी इनको कोई पावर नहीं है मनी बिल को लेके, और इनको उतनी पावर ऑर्डिनरी बिल पे भी नहीं है। जो साधारण विधेयक होते हैं उस पे भी इनकी ज्यादा पावर है नहीं। तो ये भी हम देख लेंगे। तो जैसे कि लोकसभा को धन विधेयक में पावरफुल बनाया गया है, वैसे ही यहाँ विधानसभा को भी पावरफुल बनाया गया है स्टेट में, और विधान परिषद को कोई पावर नहीं है यहाँ पे, ये आप देखिएगा। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लाइक लोकसभा, तो जो मनी बिल डिक्लेयर करते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पे जो मनी बिल होगा वो डिक्लेयर करेंगे यहाँ के अध्यक्ष और जो होते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सेम लोकसभा जैसा ही होंगे यहाँ पे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो मनी बिल होती है वो अध्यक्ष ही डिक्लेयर करेंगे कि ये मनी बिल है कि नहीं, जैसा कि वहाँ पे सेंटर में करते हैं अध्यक्ष, वहाँ तो यहाँ पे स्टेट में ये डिक्लेयर करेंगे कि ये कौन सा मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है। और विधान परिषद कोई भी विधेयक पारित करती है और विधानसभा मना कर देती है, तो वो विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाए। तो इतना पावर है इनके पास, विधानसभा के पास, लेकिन विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं है। ये देख रहे हैं कि अगर ये साधारण भी विधेयक पास करते हैं और लोकसभा एक बार मना कर देती है तो वो समाप्त हो जाएगा। और यहीं पे आप देख लीजिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे हम विधानसभा बोलते हैं, तो विधानसभा पास करती है तो 3 माह टाइम दिया जाता है इनको, और 3 महीना में फिर ये भेजते हैं, या फिर मान लीजिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर से विधानसभा है वो भेजती है, और 1 माह के अंदर में अगर नहीं पास करते हैं तो वो पास माना जाता है। तो पहली बार तो ये 3 महीने तक रोक सकते हैं, और दूसरी बार जब भेजती है तो वो 1 महीने तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद ये नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद वो बिल को खुद ही पास कर लिया जाता है। तो एट मैक्सिमम मतलब जो बिल है ये 4 महीना से ज्यादा नहीं रोक सकते। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो नहीं रोक पाएंगे 4 महीना से ज्यादा। और बजट जो है धन विधेयक होता है तो नो पावर, अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा रोकती थी। तो बजट जो होता है वो मनी बिल ही होता है, तो मनी बिल में इनको कोई पावर नहीं है, और 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते, जैसे कि राज्यसभा वहां पे रोकती थी। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी सेम अप्लाई होगा यहाँ पे। तो जो मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पढ़ा दिया है संसद जब मैं पढ़ा रहा था, तो वही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो आप जाके वहां से ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेनली बहुत सारे प्रोविजन हो चुके हैं और सेम वो यहाँ पे हैं। तो वो चीजें हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, अगर वो हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी तो मेंस से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक है, यूपीएससी है, अनुसूची 5-6 आपको पढ़नी ही है, शेड्यूल एरिया, और अभी आरक्षण भी बाकी है। तो और मेंस से बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, जो प्रेशर ग्रुप है, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। जो भी हमारा मेन टॉपिक है वो अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको जितना से जितना दे सकूँ, और जितना चाहता हूँ मैं उतना क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपको उसके बाद कोई बुक और कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी है। तो ये मेरा टारगेट है। अब मुझे पता है कि व्यू तो आ नहीं रहे उतने, और शायद आए भी ना, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं लेकिन जो पढ़ा दे रहा मैं बोल रहा है कि आप लोग बचा के प्रीलिम्स मेंस जो भी एग्जाम है उसका क्वेश्चन देखिए, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि स्टूडेंट वहीं पे भीड़ किए हैं जहाँ पे लोग कुछ नहीं दे रहा, बस बातें हो रही हैं। लेकिन आप मेरी बात मानिए, जो आप टॉपिक कहीं से पढ़ते हैं, अगर उस पे 100-250 या 200 या 150 वर्ड का आंसर लिख देते हैं तो मानिए वो सही पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जज कर लीजिए कि वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लिखना होगा आपको, और लिखना तभी आएगा जब आपके पास पॉइंट हो। इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट दे देता हूँ। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी आएगा तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होगा तो जो मैं डिस्कस करता हूँ टॉपिक के बारे में वहां से आप उसको लिख सकते हैं। तो बस इतना करना है आपको। जहाँ पे एनालिसिस पार्ट है वो सारे मैं एनालिसिस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को समझना होगा। और मेनली जो स्टूडेंट है वो कभी प्रीलिम्स या फिर मेंस कोई भी क्वेश्चन देखते नहीं है किसी भी एग्जाम का, इस वजह से और दिक्कत होती है। और जो भी वीडियो है वो बस देखते जाते हैं, कोई फायदा नहीं है उससे। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। और सारे सदन के शब्द यहाँ भी हैं, तो जो भी सदन के शब्द मैंने संसद में पढ़ाए थे वो सेम ही शब्द यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। और पहले विधानसभा में आएंगे,
क्योंकि धन विधेयक है, तो जो बजट होता है वो धन विधेयक होता है, तो इस वजह से लोकसभा में पहले वहां पे आता था, वैसे ही विधानसभा में पहले आएगा बजट, क्योंकि बजट मेनली मनी बिल होता है। तो ये मैंने बता भी दिया, और कितने प्रकार के बिल होते हैं ये सब चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और आर्टिकल जो 368 है, तो यहाँ पे नो पावर है, क्योंकि संविधान संशोधन स्टेट नहीं कर सकती है, संविधान संशोधन संसद ही कर सकती है। लेकिन कोई संसद संशोधन करती है तो उसमें स्टेट की भी जरूरत होती है, जिसमें आधे राज्य की अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो ये चीजें मैंने बताई थी वहां पे। तो उसमें विधान सभा अनुमति देती है, विधान परिषद की अनुमति नहीं ली जा सकती, विधान सभा अनुमति देती है यहाँ पे। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी इनको कोई पावर नहीं है, तो राष्ट्रपति चुनाव में ये वोट नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। और राज्यसभा चुनाव में नो वोटिंग, तो राज्यसभा के चुनाव में भी ये वोटिंग नहीं करते हैं, और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा के सदस्य को भी विधानसभा के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। तो विधान परिषद को इतनी कम पावर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग ये भी सोचेंगे कि आखिर में इनको बनाया क्यों गया, जब इनको कुछ पावर है ही नहीं, तो आखिर में जरूरत क्या है इनकी। तो इस वजह से कुछ ये भी जान लेना आपको जरूरी है। तो जैसे कि अच्छा कानून होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने एरिया से विशेषज्ञ आ रहे हैं यहाँ पे चुन के। तो आप देख रहे हैं कि अब जो एमएलए होते हैं वो उतना पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो राज्यपाल मनोनीत कर रहा है, और ये कला साहित्य समाज सेवा सहकारिता क्षेत्र से आएंगे। तो अब इस क्षेत्र में जब लॉ बनेगा तो ये अपना सुझाव दे सकेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर भी आ रहे हैं, तो टीचर तो पढ़े लिखे होंगे, तो वो जब लॉ बनेगा तो अच्छा सजेशन देंगे उसमें। और जो ग्रेजुएट हैं वो भी पढ़े लिखे होंगे, तो वो भी अपना सजेशन देंगे। तो इस वजह से लॉ जो बनेगा उसमें काफी अच्छी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये अच्छे अच्छे सुझाव देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे, और जो इतने एरिया से लोग आ रहे हैं वो सुझाव देंगे, तो लॉ अच्छा बनेगा। क्योंकि जो एमएलए होते हैं वो उतना डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो एमएलसी होंगे पढ़े लिखे, तो वो सजेशन देंगे उनको, और ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा। तो जैसे कोई बड़ा स्टेट है तो उसमें द्विसदनीय की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रतिनिधित्व बढ़ सकते हैं, और हर एक क्षेत्र से लोग आ सकते हैं उसमें। जैसे कि विधान सभा में लोग आए, तो कुछ एरिया से मान लीजिए कि ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन एक लोग ही एमएलए चुन के आए, तो उस एरिया से एमएलसी भी आ सकते हैं, तो वो भी उन लोगों की आवाजों को वहां पे विधान मंडल में उठा सकेंगे। और दूसरा, इसमें एक क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि कार्यकर्ता को यहाँ पे बुलाया जाता है, तो जो पार्टी की मदद करते हैं इलेक्शन वगैरह में, तो विधान परिषद बना दिया जाता है, और उनको जो जीत नहीं पाते हैं यहाँ पे ला दिया जाता है इनडायरेक्टली यहाँ पे उन लोगों को। तो ये समझिएगा यहाँ। और कोरम गणपूर्ति जो आर्टिकल 189 है, कुछ सदस्य संख्या 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, नहीं तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। तो कोरम मैंने बता दिया है आपको कि कुछ सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी तो कार्य हो पाएगा। अभी 1-2 सदस्य आए विधानसभा में, तो फिर वहां पे कार्य होने का ही क्या फायदा, या फिर कोई बिल पे डिस्कस ही क्या होगा, और पास ही कैसे होगा वो। इस वजह से एक कोरम होना चाहिए, तभी जाके सत्र चलता है। तो उसमें या तो जितने सीट है उसके 1/10 सदस्य हो, या फिर 10 सदस्य ही हो, तब जाके कोरम चलेगा, नहीं तो उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो संसद है वो और राज्य विधानमंडल में क्या अंतर है। तो मेनली अंतर से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं एक एक चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो संयुक्त बैठक का उपबंध, तो संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सेशन होते हैं, वो मात्र एक ही सॉल्यूशन है जो साधारण विधेयक पास होती है, लोकसभा पास करती है, राज्यसभा नहीं करती है, या फिर राज्यसभा करे लोकसभा नहीं करे। तो एक यही उपबंध होता है जिससे ज्वाइंट सेशन के थ्रू ही वह विधेयक पास कराया जा सकता है। तो साधारण विधेयक का एकमात्र समाधान यही है कि ज्वाइंट सेशन से ही पास हो सकता है, तो वो संसद में हो सकता है। राज्य में इसका कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सेशन का। पहली बार तो 3 महीना रोक सकती है विधान परिषद, और दूसरी बार जब बिल जाएगा तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकती। एट मैक्स वो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक ही रोक सकती हैं बिल को। तो ये आप समझ गए यहाँ पे। और संविधान संशोधन होता है जो वो संसद करती है, लेकिन विधान मंडल को कोई पावर नहीं है संविधान संशोधन का। और आपातकालीन जो शक्तियां है वो संसद के पास ही है। और आपातकालीन जो प्रेसिडेंट रूल है, नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो उसमें इन लोगों की कोई पावर नहीं है जो विधान मंडल है। और विदेश से संबंध कैसे रखने हैं ये संसद जानती है, इन लोगों का कोई यहाँ पे प्रोविजन। और विदेश से जब स्टेट को लोन भी लेना है तो पहले संसद की अनुमति लेनी होती है, ये भी
ही संविधान में है और ये इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर उधार भी लेना होगा तो केंद्र से अनुमति लेनी होगी, तो ये मैंने बता भी दिया और इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारे टॉपिक से नहीं आ चुका है और जो नहीं आएगा। सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मुझे एक एक क्वेश्चन याद है कि कब कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचनी है। और ओके गाइज, थैंक यू।